हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज गणित में पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ग और वर्गमूल के विषय में। तो क्या होता है वर्ग और वर्गमूल, चलिए इस बात को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ग की बात करेंगे और फिर बात होगी बाद में वर्गमूल की। तो वर्ग क्या होता है या एल स्क्वायर क्या होता है? एक समान मान वाली कोई भी दो संख्या को जब हम लोग परस्पर गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है वह संबंधित संख्या का वर्ग कहलाता है। आप क्या करेंगे, किसी भी एक समान मान वाली दो संख्याएं ले लेंगे, चाहे वे दो संख्याएं आपकी चर संख्याएं भी हो सकती है, अचर संख्याएं भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उनके मान क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कोई एक समान मान वाली दो संख्या ले ले, वो हो गया 0 और 0। इनको आपस में गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल होगा 0। तो ये गुणनफल की जो राशि 0 प्राप्त हुई उसे हम क्या कहेंगे? संख्या 0 का वर्ग कहेंगे या स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण ले सकते हो, जैसे संख्या 1 और 1, एक समान मान वाली हमने दो संख्याएं ली, उनको आपस में गुणा किया, प्राप्त गुणनफल हुआ 1। तो ये प्राप्त गुणनफल 1 जो हुआ वो क्या हो गया? संख्या 1 का वर्ग या स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से कोई अन्य मान वाली संख्या जैसे आप ले सकते हो 5, तो 5 के एक समान मान वाली दो संख्याएं ले लिए, उन्हें आपस में गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल होगा 25। तो ये 25 की जो राशि होगी वो संख्या 5 का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्ग की बात यहाँ क्लियर हो गई। अब इसी टॉपिक्स में वर्गमूल भी क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर आपको वर्ग संख्याएं दिख रही है 0 के रूप में, 1 के रूप में 25, 169, 0.25, 1/9, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर या √9 या 3 इत्यादि के रूप में। तो ये जो संख्या है वो तो वर्ग संख्याएं बन गई, लेकिन इन वर्ग संख्याओं का निर्माण मूलतः कहां से हुआ है? तो चूंकि 0 का निर्माण 0 और 0 के गुणा करने के फलस्वरूप हुआ, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो संख्याएं हम लोग ले लेंगे 0, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? संबंधित वर्ग संख्या 0 का वर्गमूल कहेंगे। मूल का अर्थ होता है रूट, जहां से कोई भी चीज का निर्माण होता है उसे मूल कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। तो जैसे पूर्ण वर्ग संख्या 0 का निर्माण 0 से हुआ है तो 0 को कहा जाएगा वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या 1 का निर्माण 1 से हुआ है तो 1 को बोला जाएगा 1 का वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या 25 का जो निर्माण हुआ है वह 5 से हुआ है तो 5 को बोला जाएगा 25 का क्या? वर्गमूल। 169 की जो राशि है पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में, उसका निर्माण -13 से हुआ है तो -13 को भी क्या कहा जाएगा? 169 का वर्गमूल। तो वर्गमूल को आप परिभाषित करेंगे, कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या का निर्माण जिन संख्याओं से होता है उन संख्याओं को दी गई पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कहते हैं या स्क्वायर रूट कहते हैं। हम लोग वर्ग और वर्गमूल को परिभाषित कर लिए। अब वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड कुछ गुणधर्मों को देखना है। तो आज हमारे सामने एक मूल प्रश्न ये होगा कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है और कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। आज हमारा टॉपिक इसी पर आधारित होगा, ठीक है। यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या कहने का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल हमें पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो तो उन सभी संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाएगा। और यदि किसी संख्या का वर्गमूल हमें पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं होगा तो उस स्थिति में दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप संख्या 0 को ले लें, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल का जो है वो साइन कैसा रहता है? रूट के रूप में ऊपर की ओर, है ना। तो देखोगे 0 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। का वर्गमूल क्या होता है? संख्या 1 का जो वर्गमूल होता है, तो 1 के वर्गमूल होते हैं एक +1 या 1 और दूसरा हो जाता है -1। इनके दो वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर बात करेंगे संख्या 2 के, तो संख्या 2 के देखोगे वर्गमूल जो होते हैं लगभग में, पूरी नहीं, लगभग में आता है 1.414 के आसपास में। तो +1.414 कहें या -1.414 कहें। √3 का जो मान देखोगे या 3 का जो वर्गमूल होता है वो होता है +1.73 या फिर कह सकते हो -1.73 के आसपास में होता है। या 4 का वर्गमूल कहो, √4 का मान कहो, वो होता है +2 या फिर -2, ठीक है। इस तरह से अलग अलग संख्याओं का वर्गमूल आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ लिए गए उदाहरण में आप लोग क्या देख रहे हैं कि हमने जो 4-5 जो है संख्या का उदाहरण लिया, तो उसमें 0 का वर्गमूल देख लीजिए 0, वो क्या है? पूर्णांक की राशि है। कैसे पूर्णांक की राशि है? निरपेक्ष पूर्णांक की राशि है, तो इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या मान लेंगे। 1 को देख लीजिए, 1 का जो वर्गमूल निकल रहा है चाहे वो +1 में निकले या -1 में निकले, ये दोनों ही राशियां क्या है? गिनती की संख्याएं हैं। भले एक संख्या धनात्मक है एक संख्या ऋणात्मक है, लेकिन गिनती के अंतर्गत हम लोग 1 को पाते हैं।
तो इस परिस्थिति में संख्या 1 का वर्गमूल हमें पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो गया, जिस वजह से √1 या फिर 1 को क्या माना जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या माना जाएगा। अब हम लोग √2 की बात कर लेते हैं या 2 के वर्गमूल की बात कर लेते हैं। तो 2 का जो वर्गमूल होता है वो लगभग में हमें कितना प्राप्त होता है, 1.414 या फिर -1.414 के रूप में प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इनके वर्गमूल में कोई भी राशि जो है पूर्णांक के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि गिनती में कभी भी हम लोग 1.414 कभी नहीं गिनते हैं या -1.414 कभी नहीं गिनते। 1 के बाद सीधे हम लोग 2 में जंप कर जाते हैं। तो इनके वर्गमूल हमें पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुए, इसकी वजह से √2 को हम लोग एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मान सकते। √3 को देखें तो √3 का जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है या 3 का जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है वो लगभग में 1.73 या -1.73 के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इनका ये जो वर्गमूल वाला मान है वो भी पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि हम लोग 1.73 को गिनती में कभी नहीं पाते और न ही -1.73 को पाते हैं। तो जब इनका वर्गमूल हमें पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं होगा तो इस √3 को भी हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कर सकते। तो वर्ग और वर्गमूल की कुछ विशेषताओं के विषय में जान लेते हैं। हम लोग कोई एक संख्या को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं है। चलिए, तो इसका देखो पहला गुण बताया जा रहा है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक है ना, किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 3 या 7 या फिर 8 रहे तो उस स्थिति में दी गई संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आप संख्या 62 को ले लो। संख्या 62 में क्या देख रहे हो, इकाई का जो अंक है वो है 2, तो उस स्थिति में यह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है या 62 का वर्गमूल हमें कभी भी पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से संख्या 683 को ले ले, तो 683 में इकाई का अंक कितना है, 3 है, तो इकाई का अंक 3 रहने पर यह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। वो ढंग के और भी नंबर ले सकते हो, 1007 को ले सकते हो। तो इस संख्या में देखिए इकाई का जो अंक है वो 7 है, इसके चलते ये भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब अगला उदाहरण हम लोग 2018 का ले सकते हैं। उसमें देखिए इकाई का अंक 8 है, इसलिए ये भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा होगा, तो यदि हम लोग किसी संख्या के इकाई के अंक में संख्या 2, 3, 7 और 8 को छोड़कर यदि कोई अन्य अंक पा जाएंगे, जैसे 0 का अंक पा जाएंगे या 1 या फिर 4 या 5 या 6 या फिर 9 का अंक पाएंगे, तो क्या हुआ, सबके सब संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 का हो तो क्या वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होने की गारंटी दे देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 1 या 4 या 5 या 6 का या 9 का अंक हो जाएगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी संभावना अवश्य ही दिखती है। क्या दूसरा नोट्स क्या कहता है कि किसी भी एक सम संख्या का जो वर्ग होता है वो सम होता है और किसी एक विषम संख्या का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, विषम होता है। जैसे एक सम संख्या ले लेंगे 18, सम संख्या हो गई 18, तो यदि सम संख्या 18 है तो इनका जो वर्ग निकलेगा चाहे जो भी निकले, तो 18 का वर्ग करके देखोगे तो 18 का वर्ग निकल जाता है 324, तो 324 की जो राशि होगी वो संख्या भी क्या होगी, सम संख्या होगी। तो एक सम संख्या का वर्ग सम संख्या और एक विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगी। जैसे संख्या 13 है, एक विषम संख्या है, तो 13 का जो वर्ग होगा 13 गुना 13 करने पर प्राप्त होगा 169, ये भी क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। तो वर्ग और वर्गमूल के विषय में तीसरा नोट्स ये है, कोई भी संख्या को आप ऋणात्मक मान लिए हुए देख रहे हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। वर्गमूल हो सकता है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे कोई 4 रहता बात अलग होती, लेकिन अगर इसमें ऋणात्मक चिन्ह देख रहे हो तो निश्चित रूप से जानोगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। एक राशि ले लोगे -20, इसमें भी देखिए ऋणात्मक चिन्ह है, इस वजह से यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब हम लोग इसके चौथे बिंदु में आएंगे। चौथे बिंदु में नियम क्या है कि कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या की 2 गुणे किए जाने पर प्राप्त राशि कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग इसमें आपका अपवाद के रूप में 0 रह जाएगा, 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को 2 गुना किए जाने पर प्राप्त गुणनफल हमें पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है। जैसे हम लोग एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख रहे थे किसको, 4 को, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है।
तो पूर्ण वर्ग संख्या है 4, तो इसको यदि 2 से गुना कर देंगे तो प्राप्त गुणनफल जो 8 होगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसमें अपवाद में क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अपवाद में 0, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसको 2 गुणे किए जाने पर प्राप्त जो गुणनफल आएगा 0, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसलिए इसके साथ 0 के साथ ये नियम लागू नहीं होता है। तो हम लोग वर्ग और वर्गमूल के चौथा शर्तों को पढ़ लिए। अब 5वें शर्त के विषय में जानिए। इकाई अंक में आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गणित में अगर किसी भी संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक 1 या फिर 9 हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए आप एक संख्या 21 को ले लें। संख्या 21 में देखिए इकाई अंक कितना है, 1 है, वर्गमूल है, ये मान के चलो वर्गमूल है 21, तो उसमें इकाई अंक अगर 1 है तो इसका जब वर्ग करोगे तो वर्ग के फलस्वरूप 84 हमें प्राप्त होगी 441, उसमें भी इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। एक संख्या ले लेंगे हम लोग, जैसे 9 को या फिर 19 को ले लेंगे, तो 19 की राशि को जब 19 से गुणा करोगे तो 19 का वर्ग प्राप्त होगा, जो कि होगा 361। तो यहां देखना है कि 19 का जो वर्ग प्राप्त हुआ उसमें इकाई अंक 1 आया। क्यों? क्योंकि संख्या 19 में देखिए इकाई अंक 9 है। उसी ढंग से अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 या फिर 8 हो तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है। कोई भी संख्या के इकाई अंक, जैसे 12 की बात कर लेते हैं हम लोग, 12 में इकाई अंक 2 है, तो इसका जब वर्ग करेंगे 12 गुना 12 144 होगा, तो उसके वर्ग का देखिए इकाई अंक कितना है, 4 है। अगर एक संख्या जिसका इकाई अंक 8 हो जाए, 18 की संख्या लेते हैं, 18 गुना 18 कर दो 324, उसका भी देखेंगे इकाई अंक कितना है, 4 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 या फिर 7 हो गया हो तो उस संख्या के वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 9 होगा। यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक 3 या 7 रहने पर संबंधित संख्या के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 9 हो जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उस स्थिति में दी गई संख्या के वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। ठीक है। अब रही बात, अगर किसी संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक 0 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 0 रहने पर उसके वर्ग का इकाई अंक 0 होगा। किसी भी संख्या के इकाई अंक 5 रहने की स्थिति में उसका जो वर्ग होगा उसके वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। इस कथन को कुछ इस तरह से पलट करके कर सकते हो, है ना। अगर किसी एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें आपको पूर्ण वर्ग संख्या लेना है, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक पर आपको 1 मिल जाए तो निश्चित रूप से जानोगे कि उसका जो वर्गमूल होगा उसके वर्गमूल का संभावित इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 हो जाए। उसी ढंग से एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक अगर 4 हो तो दी गई संख्या के वर्गमूल का संभावित इकाई का जो अंक होगा वह या तो 2 होगा या फिर 8 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसके वर्गमूल का संभावित इकाई अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अगर किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक 6 हो तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 0 होगा, और अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक भी 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसके छठे गुणधर्म को समझते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं होती है, यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी नहीं है जिसके अंत में केवल मात्र 1 शून्य है या केवल मात्र 3 शून्य है या केवल मात्र 5 या 7 या 9 या 11 या 13 शून्य है। ठीक है। जैसे आपको कोई एक संख्या दे दिया, जैसे संख्या 2000, तो 2000 के एकदम अंत में शून्यों की संख्या देख रहे हो कितनी, तो शून्यों की संख्या यहाँ 1 2 3, यानी शून्यों की संख्या विषम है। तो शून्यों की संख्या अगर जैसे ही विषम हो जाएगी आप सीधे जानेंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, चाहे वो संख्या का मान कुछ भी क्यों न हो जाए। हमें क्या पढ़े, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं होती है। अगर कोई 5 लाख की राशि ले ले तो 5 लाख की राशि के अंत में शून्यों की संख्या कितनी देख रहे हो, 5, तो यानी शून्यों की संख्या यहाँ पर क्या हो जा रही है, विषम हो रही है। तो उस स्थिति में देखते ही देखते आप संख्या 5 लाख को पूर्ण वर्ग संख्या के लिस्ट से खारिज कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है। अब हम लोग इसके छठे रूल को समझने वाले हैं। छठा रूल क्या है, किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या जितनी भी होती हो उस संख्या के वर्ग के अंत में उस संख्या उसकी दोगुनी हो जाती है। जैसे एक संख्या ले लेंगे हम लोग 20 को, संख्या 20 के अंत में बताइए शून्यों की संख्या है केवल मात्र 1, तो 20 का जब वर्ग करोगे 20 गुना 20 करने पर कितना प्राप्त होता है,
400, तो उसके अंत में देखिए शून्यों की संख्या यहाँ 1 थी, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या 2 हो गई। एक संख्या ले लोगे जैसे 300, इसके अंत में शून्यों की संख्या 2 है, तो इनका जब वर्ग करोगे 300 गुना 300, तो 9 देखिए कितना 40, यानी 90,000। तो 90,000 में देखिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, यहाँ थी 2 तो वहां हो गई 4। समझ पा रहे हैं? अगर कोई संख्या है 5000, इनका जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 5000 के अंत में शून्यों की संख्या 3 है, तो इनका जब वर्ग करोगे तो उसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 शून्य है तो उसके अंत में देखोगे 6 शून्य मिलेगा। ये हो गया छठा रूल, हो गया वर्ग और वर्गमूल के संबंध में। किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या जितनी होती है, समवर्ती संख्या के वर्ग या स्क्वायर के अंत में शून्यों की संख्या उसकी दोगुनी हो जाती है।